हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कल हमने चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने देखा कि यार ये प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद देखा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और उसके बाद अपन ने देखा ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके फैक्टर्स देखे थे, ठीक, जिसमें टीपी, एमपी, ठीक है, ए और एपी वगैरह अपन ने देखा था। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद इन सबको कंप्लीट करने के बाद अपन ने रिलेशनशिप स्टडी करा था किसके बीच में, टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप डायग्रामेटिकली पढ़ा था। उसके बाद अपन ने टीपी के थ्रू एमपी का रिलेशनशिप क्या है और एमपी के अंदर टीपी का रिलेशनशिप क्या है वो पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने देखा यार एपी दैट इज एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप देखा, और उसके अंदर भी अपन ने वही देखा यार एपी के थ्रू और एमपी के थ्रू। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, इनका डायग्राम देख लिया। आज अपन जो चालू कर रहे हैं वो एक तरीके से इसका लास्ट टॉपिक आप मान सकते हो, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों, एक्चुअली क्या होता है, एक होता है रिटर्न्स टू स्केल। अब हम लोग तो है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन हमारे कोर्स में है नहीं। तो हम लोग जब शॉर्ट रन में होते हैं तो जैसे जैसे आप फैक्टर को बढ़ाते जाओगे आपके प्रोडक्शन में चेंजेस आते जाएंगे। कौन से फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर को। तो जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे आपके प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि आपके बाकी के फैक्टर्स तो फिक्स्ड है। तो क्योंकि आपके बाकी के फैक्टर्स फिक्स्ड है तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि वेरिएबल है, ठीक है, और जो कि वेरिएबल है तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाओगे आपके ओवरऑल प्रोडक्शन में चेंजेस आते जाएंगे। तो इसी को कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, की एक फैक्टर जिसको मैं बार बार इंक्रीज कर रहा हूं उसके चेंज होने की वजह से जो ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं इसको कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि यहां पे वेरिएबल फैक्टर की बात होती है तो इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसलिए कहा जाता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो या तो टोटल प्रोडक्ट के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो या फिर आप मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। यहां पे आपका टीपी और एमपी ही काम करेगा, यहां पे आपका एवरेज प्रोडक्ट काम नहीं करता। तो हम लोग यहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को या तो टीपीपी दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट के थ्रू समझ सकते हैं, या मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू समझ सकते हैं। अब अगर टोटल प्रोडक्ट के थ्रू समझे तो टोटल प्रोडक्ट क्या बोलता है, अगर टोटल प्रोडक्ट के थ्रू समझे तो टोटल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर हम इफ वेरिएबल फैक्टर अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, इफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कीपिंग दी फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग दी फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, कीपिंग दी फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं तो उससे क्या होगा टोटल प्रोडक्ट पे। भैया अपने यहां पे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जैसे कि लेबर और फिक्स्ड फैक्टर्स है जैसे कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर कीपिंग दी वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट यह होगा दैट then total product will increase with increasing rate. Total product will increase with increasing rate, कि इनिशियली टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, देन टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। सो पहले तो टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से,
देन टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, देन टोटल प्रोडक्ट विल रीचेस टू मैक्सिमम, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, एंड फाइनली फॉल्स, और फिर धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर को टोटल फैक्टर के साथ, फिक्स्ड फैक्टर के साथ बढ़ाता जाऊंगा, फिक्स्ड फैक्टर तो सेम है क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ ज्वाइन करके वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाऊंगा, तो क्या होगा टीपी के साथ, टोटल प्रोडक्ट के साथ ये होगा कि पहले तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर मैक्सिमम पहुंच जाएगा और फिर फॉल करेगा। तो पहले तो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से, मैक्सिमम पहुंच के फॉल कर जाएगा। ये होता है किसके साथ में, टीपी के साथ में। कल जो मैंने आपको इसका रिलेशनशिप दिखाया था उसमें भी यही बताया था, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें भी यही बताया था। अब आप एमपी को समझिए, तो एमपी के साथ क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, स्टेटमेंट सेम रहेगा, इफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड या इज इंक्रीज, क्योंकि एक ही है, इज इंक्रीज्ड कीपिंग दी फिक्स्ड फैक्टर्स, ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम है, कांस्टेंट, क्योंकि वो तो फिक्स्ड फैक्टर है इसलिए वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, देन एमपी, एमपी के साथ क्या होता है, सर एमपी पहले तो इंक्रीज करता है, अरे एमपी के डायग्राम को याद कर लो ना, तुम इसको अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ। क्या करने का, एमपी इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर जीरो, और फिर नीचे नेगेटिव। तो देन एमपी क्या होगा, देन एमपी विल इंक्रीज। तो क्या होगा, एमपी इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा सर, देन एमपी विल डिक्रीज, एमपी डिक्रीज हो जाएगा, फिर क्या होगा सर, देन एमपी विल बिकम जीरो, एमपी जीरो बन जाएगा, और फिर क्या होगा सर, देन नेगेटिव, देन एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो भाई तुम एमपी के थ्रू भी इस एंटायर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, और टीपी के थ्रू भी समझ सकते हो, और दोनों को साथ में रख के भी समझ सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से भी समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। लिख लिया सबने? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बनाते हैं इस पूरे का एक्सप्लेनेशन यूजिंग दी टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, आपके पास क्या है बेटा, एक तो है आपके पास फिक्स्ड फैक्टर। क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, जो कि रहने वाला है सेम 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मत लिखना, 9 तो सीरियल नंबर है, मगर फिक्स्ड फैक्टर तो सेम रहेगा ना। नेक्स्ट आएगा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या अज्यूम कर रहे हैं सर, लेबर अज्यूम कर लेते हैं, लेबर अज्यूम कर लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये अपना वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो सर फिक्स्ड फैक्टर्स आ गया, वेरिएबल फैक्टर्स आ गया, तो सर अब आ जाएगा टीपी और फिर आ जाएगा एमपी, सर फिर आ जाएगा एपी। नहीं भाई, एपी नहीं आएगा, अभी आपको समझाया, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ रहे हो, उसमें एपी का कोई काम नहीं है। एपी नहीं आता वहां पे। एपी किस में आएगा, वो रिलेशनशिप को डिफाइन करने में आएगा।
बट जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो या तो वो टीपी से चलेगा या वो एमपी से चलेगा, दोनों साथ में चलते हैं, मगर उससे एपी का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इट्स टीपी और एमपी और बोथ, समझ आई बात, बट नॉट एनी कनेक्शन, दे हैव नो कनेक्शन विद दी एपी, एपी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिएगा जरा, अब अपन अज्यूम करते हैं टीपी कितना है, टीपी है 10, ठीक है 10, उसके बाद हो गया टीपी 30, टीपी हो गया 30, फिर टीपी हो गया 60 और फिर टीपी हो गया 100, फिर टीपी हो गया 130, फिर टीपी हो गया 150, 160, फिर से 160 और फिर हो गया 150। ये है टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या क्या हो रहा है यहां पे? टोटल प्रोडक्ट के साथ ये हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं 10, फिर इन दोनों का गैप कितना हुआ 20, फिर इन दोनों का गैप कितना हुआ 30, इन दोनों का गैप हो गया 40, इन दोनों का गैप कितना हुआ 30, इन दोनों का गैप हुआ 20, इन दोनों का गैप हुआ 10, इन दोनों का गैप हुआ 0 और इन दोनों का गैप हुआ -10। तो ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। सो बेसिकली समझने की बात ये है कि जो टीपी है, टोटल प्रोडक्ट है, वो यहां पे इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। हर बार जो इनका गैप है वो इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट तक, फिर इनके बीच का जो गैप है आप देख सकते हो डिक्रीज हो रहा है, फिर ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और फाइनली फॉल कर गया, जो कि मैंने टीपी के स्टेटमेंट में लिखवाया था, अभी लॉ लिखवाया था कि टीपी क्या करेगा, पहले जैसे जैसे फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ में आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे, जहां पे फिक्स्ड फैक्टर आपके कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होंगे, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, मैक्सिमम पे पहुंच के फॉल करेगा। जबकि एमपी के साथ क्या होगा? एमपी के साथ आप देख सकते हो कि एमपी पहला क्या है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 पहुंच गया और फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसके अंदर अलग अलग 3 स्टेजेस बना सकते हैं। स्टेज नंबर 1 जो होगी हमारी, वो होगी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जहां पे सब बढ़िया चल रहा है, सब इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी अपनी स्टेज बनेगी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पे एमपी जो है अपना वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और सॉरी टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से और एमपी यहां पे डिक्रीज कर रहा है। और तीसरी स्टेज होती है हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, जहां पे टीपी तो कर गया फॉल और एमपी हो गया नेगेटिव, एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? तो यहां पे इसको क्या कहते हैं? स्टेजेस कौन कौन सी है? यह है स्टेज, यह है स्टेज नंबर, स्टेज 1 जिसका नाम क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर आएगा स्टेज नंबर 2, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज नंबर 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो 3 स्टेजेस हो गई, 3 स्टेजेस हो गई। क्या क्या स्टेज हुई? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इंपैक्ट क्या आ रहा है इसका? सर इंपैक्ट क्या आ रहा है इसका कि यहां पे इस स्टेज में टीपी तो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, कौन सी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, और सर एमपी यहां पे इंक्रीज होता है। ओके, इस स्टेज का इंपैक्ट क्या आता है कि टीपी यहां पे इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एंड सर यहां पे एमपी डिक्रीज करता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, रिमेन्स पॉजिटिव। और तीसरा जो है वो आता है कि यहां पे जो टीपी है
ठीक है, वो क्या कर जाता है, फॉल करने लग जाता है, और एमपी जो है वो तो सीधे नेगेटिव हो जाता है। ये 3 स्टेजेस हैं आपके सामने जो अपन ने देख लिए। ठीक है, पहले स्टेज का नाम क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। डन, लिख लिया सबने? टैबुलर प्रेजेंटेशन ही है आपका। डन, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या देखना है अपने को, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखना है। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये 0, ये वाई एक्सेस आ गया आपका। दिस इज योर एमपी एंड दिस इज योर टीपी, टोटल प्रोडक्ट। तो यहां तो आ जाएगा आपका आउटपुट, इधर आ जाएगा टीपी एंड एमपी। आउटपुट यहाँ पे लेबर आ जाएगा, लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टीपीएनबी। हाँ जी, यहाँ पे बना लिया आपने ये पूरा। हाँ जी, हो गया सबका? ये
ओके अब देखिए सुनिए, सो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि आज देखा जाए तो ये इसके 3 हिस्से हो चुके हैं। ये जो है ये पार्ट 1 शो करता है, दैट इज पार्ट 1। ये शो करता है, ये जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड पार्ट शो करता है, और दूसरा है तीसरा पार्ट शो करता है। तो इसको पार्ट 1 की जगह अपन एक काम करते हैं, स्टेज 1 बोल देते हैं, दैट इज स्टेज 1। ये अपना स्टेज 1 हो गया, ये हो गया स्टेज 2, और ये वाला पार्ट हो गया स्टेज 3। अब आपको पता ही है स्टेजेस के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। पहली स्टेज का नाम क्या है? पहली स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। थोड़ा सा चाहे तो इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज को समझिए, ये जो स्टेज है, दिस स्टेज, ये वाला जो स्टेज अपना जा रहा है, ये स्टेज नंबर 1 है। इस स्टेज नंबर 1 को अपन क्या कहते हैं? स्टेज नंबर 1 को अपन कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसको स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए कहा जाता है, इसका रीजन समझिए कि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो अपना, ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करें टीपी के बारे में। यहाँ पे जो टीपी है वो अपना इंक्रीज जो हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। कौन सी रेट से हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। और यहाँ पे जो अपना एमपी है वो अपना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एमपी यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होके इस पॉइंट तक जा रहा है। ओके, एमपी क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है। तो इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जहां पे अपना टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। ओके, दूसरा जो स्टेज है अपना, वो स्टेज कहलाता है, ये जो स्टेज नंबर 2 है, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ये जो स्टेज है, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो आपके सामने है, इस स्टेज को स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों कहा जाता है उसका रीजन समझेंगे। क्योंकि यहां पे इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि यहां से एक पोजीशन चेंज हुई है। एक पोजीशन किसकी चेंज हुई है? यहां से आपकी एक पोजीशन चेंज हुई है, किसकी? टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट की यहां से एक पोजीशन चेंज हो रही है। यहां से अपना जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपनी एक पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। इस पोजीशन चेंज करने वाली पोजीशन को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे कर्व अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जहां पे कर्व अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर मैंने कहा कि यहां से यहां, तो अगर यहां से यहां पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कि इससे पहले तो तुम्हारी शेप ये है और इस पॉइंट के बाद तुम्हारी शेप यूं हो गई। समझ रहे हो? ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इन्वर्टेड एस के जैसा बना है। इन्वर्टेड एस के जैसा मतलब थोड़ा टेढ़ा एस, इन्वर्टेड है थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा साइड हो रखा है, थोड़ा सा इधर की साइड हो रखा है। तो ये जो डायग्राम जा रहा है इस पॉइंट के बियॉन्ड ये अपनी पोजीशन को बदल रहा है। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो स्टेज आप देखिए, स्टेज के अंदर क्या कर रहा है? एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है और टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। आराम से धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी स्टेज आपके सामने आ रही है उस स्टेज का नाम है, तीसरी स्टेज हमारे सामने आई, तो ये जो तीसरी स्टेज हमारे सामने आ रही है इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स? क्योंकि यहां पे इस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज में सर कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पे जो हमारा टीपी है वो मैक्सिमम पे पहुंचा। यहां पे मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद सेकंड स्टेज के बाद वो फॉल करने लग गया और यहां पे जो हमारा एमपी है वो नेगेटिव हो गया। तो इसको कहते हैं स्टेज नंबर 3, दैट इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 स्टेजेस आई है। डायग्राम हमारे 3 स्टेजेस को शो करता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज
3। 3 अलग अलग स्टेजेस को शो करता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग तो यहीं पे लिख लेना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डायग्रामेटिकली अपन ने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा इसके बारे में अपन लिखना चालू करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 का नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहले आया अपने सामने क्या? स्टेज 1। स्टेज 1 का एक्सप्लेनेशन। स्टेज 1 को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, बोलो बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? हाँ जी, क्या होता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज अ स्टेज जहां पे क्या होता है? इन दिस स्टेज क्या होगा, बोलो? टीपी विल इंक्रीज, ठीक है, एट इंक्रीजिंग रेट, बरोबर, एंड एमपी विल ऑल्सो इंक्रीज। एमपी विल ऑल्सो इंक्रीज। टीपी तो इंक्रीज होगा कौन सी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी भी इंक्रीज होगा। एमपी भी इंक्रीज होगा, यस और नो? अब यहां पे एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ना नाम दे देते हैं इनको। क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इन दी गिवन डायग्राम, क्या हो रहा है डायग्राम में? ठीक है, अप टू पॉइंट कौन सा? ए। अप टू पॉइंट ए टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और हमारे यहां पे इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से कहां तक? 100 पॉइंट्स तक। समझ गए ना? ठीक है, पॉइंट 100 तक समझ आ गया भाई? हमारे वहां पे ये 100 यूनिट्स तक, या पॉइंट 100 की जगह यूनिट 100 यूनिट्स तक लिख सकते हैं कि 100 यूनिट बनाए, 100 यूनिट्स। एमपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कहां तक? ठीक है, अप टू पॉइंट नंबर क्या है? सी। और यूनिट्स कौन से हैं? यूनिट्स है हमारे पास 40 यूनिट्स है एमपी के। आगे समझ में? बोलिए। तो डायग्रामेटिकली जो प्रेजेंटेशन दी है और हमने जो इसका स्केड्यूल बनाया है, ठीक है, वो भी हमने क्या कर लिया? वो भी हमने यहां पे मेंशन कर दिया। बोलो। डन? फिर क्या आया? फिर आया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, बोलो? सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट जहां पे अपनी पोजीशन को बदलता है, पोजीशन को चेंज करता है, बस।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब, ठीक है, व्हेन पॉइंट वेयर TP changes its slope, जहां पे TP अपने स्लोप को चेंज करता है। TP क्या करता है? अपने स्लोप को चेंज करता है। ओके, और वो एंटर करता है कौन सी? एंटर करता है किसमें? स्टेज 1 से टू स्टेज 2। स्टेज 1 से स्टेज 2 पे एंटर कर जाता है, बराबर? स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर कर जाता है। स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर कर जाता है। बोलो समझे कि नहीं? स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर कर जाता है। समझ आ गया? बरोबर, ठीक है भैया, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर कौन सा स्टेज आया अपना? स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में सर इसको कहते हैं, इसका नाम लिख दीजिए, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। सर स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है बताएं? मैंने कहा बताओ, बताओ। बताओ, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है? तो यहां पे ऐसा होता है कि सर टीपी जो है, ठीक है, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी तो इंक्रीज होगा कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। फिर एमपी डिक्रीजेस कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? सर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ए से लेकर बी। और इसमें एमपी डिक्रीजेस सी से लेकर डी पॉइंट। और डायग्राम में अगर इसमें, तो यहां से पॉइंट कौन से कौन से आ गया ये? ठीक है, 130 से 160। तो यहां तो ये पहुंच गया कब तक? अप टू 160। और ये आ गया अप टू 0, अप टू 0। जब तक ये 160 तक नहीं आ जाता तब तक वो क्या है? डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और जब तक ये 0 तक नहीं आ जाता तब तक ये कहां पे है? जब तक ये स्टेज 2 में है। ओके, और तीसरा आता है स्टेज 3। स्टेज 3 का नाम क्या है? सर लिखिए स्टेज 3 का नाम, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में क्या हो रहा है? सर हेयर टीपी डिक्रीजेस, ठीक है, बियॉन्ड पॉइंट बी, ठीक है, और आफ्टर 160। समझ गए भाई? 160 यूनिट्स के बाद में और पॉइंट बी के बाद में। और यहां पे सर यहां पे एमपी becomes negative, that is sir after point D, beyond point D। खत्म बात, बरोबर।
डन। चलिए अब क्वेश्चन है, बताइए कि इसमें से बेस्ट स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए। विच वन इज द बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3? कुछ का आंसर आ रहा है 1 1 2 1 1 1, सबका 1, ठीक है, एक का 2 आ रहा है, बाकी सबका आंसर है 1। चलिए तो आपका बताते हैं आपको आंसर, इसका आंसर है स्टेज 2। बट सर क्यों? देखो इसका रीजन समझते हैं। ये जो स्टेज 1 आपको नजर आ रहा है ना, इस स्टेज 1 को आप ढंग से ऑब्जर्व करो। यहां पे आपने अभी तक फिक्स्ड फैक्टर्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि आपने फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता जा रहा है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है और जमीन खाली पड़ी है, तो तुम उसमें इतनी बड़ी जमीन पे काम करे जाओ करे जाओ करे जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ज्यादा ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हो। तो यहां पे आपको जो फायदा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे आप लेबर को एम्प्लॉय करोगे ना, वो लोड सकता है उस पर, मतलब ज्यादा ज्यादा फायदा दे सकता है आपको। बट स्टेज नंबर जो 2 है, उस स्टेज में आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे पहुंच जाते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझो तुम, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं यहां पे क्लास लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे पास आते हैं, मगर मैंने यहां पे टीचर्स को भी अपॉइंट करा जो बच्चे पढ़ाते हैं। अब उनके पास कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, समझो, तो भी, और मुझे उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, तो भी मुझे फायदा है कि नहीं है? सोच के बताओ कि खाली पड़ा है अगर मेरे क्लासरूम्स, उसमें अगर किसी ने मुझे 5,000 भी कमा के दे दिया तो कोई नुकसान है क्या इसमें? बताइए। अब समझे बात को क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग। भाई एक तो ये होता कि अपना मैं रूम खाली रख देता, इंस्टीट्यूट खाली है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई नहीं है यहां पे। बट इंस्टेड ऑफ दिस, जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे रिसोर्सेस को लेके आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बच्चे आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो तो हो गया स्टेज नंबर 1। बट जब इंस्टीट्यूट खाली है, उस टाइम पे किसी को मैंने टीचर को अपॉइंट करा कि आप पढ़ा लो यहां पे, ठीक है, ये लो क्लास 9th, ये लो क्लास 10th, मस्त पढ़ाओ तुम। वो क्लास 9th को पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, उनको सैलरी दे रहा हूं मैं, महीने का 10,000 कमा रहा हूं, 5,000 कमा रहा हूं, तो वो क्या मेरी टोटल इनकम में ऐड कर रहा है? बिल्कुल। आपके फिक्स्ड एसेट्स यूटिलाइज हो रहे हैं? बिल्कुल। तो आपके फिक्स्ड एसेट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, खाली रूम्स यूटिलाइज हो रहे हैं, ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, आपको एडिशनल इनकम दे रहा है। 8th क्लास चालू करी, कम बच्चा है, आपको इनकम दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपको सोचना है। अगर आपको एडिशनल इनकम मिलती जा रही है तो आई थिंक दिस इज गुड। कम से कम भी मिले बट मिल तो रहा है ना, फिक्स्ड एसेट यूटिलाइज तो हो रहे हैं ना, आपकी फिक्स्ड एसेट वेस्ट तो नहीं जा रही है ना। नहीं तो फिक्स्ड एसेट तो आपकी वेस्ट जाएगी। अगर मेरे 3-4 रूम्स खाली पड़े, इमेजिन करो, तो फिक्स्ड एसेट तो वेस्ट जा रही है ना मेरी। तो फिक्स्ड एसेट को यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट को यूटिलाइज करना चाहिए, ये आता है आपके कौन से स्टेज में? स्टेज नंबर 2 में, जहां पे एप्रोप्रिएटली फुल टाइम पे फुल की फुल फिक्स्ड एसेट्स यूटिलाइज हो गई। अब आपने किसी टीचर को हायर किया जो फ्री बैठे हैं, एक और टीचर को पकड़ के फ्री बैठे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। तो एक बात बताओ, एक पॉइंट के बाद आपके पास क्लासरूम्स ही खत्म हो गए और फैकल्टीज ही हायर करने की जगह नहीं है, फिर भी आपने टीचर को रख रखा है, तो टीचर से टाइम पास कर रहा है, बातें कर रहा है, फिक्स्ड एसेट्स फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, तो आपका खर्चा बढ़ेगा सिर्फ, वो कुछ नहीं करेगा, वो पढ़ाएगा ही नहीं, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं कर रहा पूरे दिन और आप सैलरी दे रहे हो तो, और दूसरे टीचर से बातें कर रहा है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन आपका गिरेगा। तो यहां पे इस पॉइंट के बियॉन्ड आपने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया फिक्स्ड एसेट का। फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया मतलब सारे रूम सारे टाइम भरे पड़े हैं, ठीक है, फिर भी आप, ठीक है, टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हो, लेबर को अपॉइंट कर रहे हो, तो कैसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? बताओ, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता।
तो एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर ये क्लासरूम सबसे बड़ा है, सबसे सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लासरूम के अंदर आके बैठ गए, तो दूसरे क्लासरूम छोटे हैं वहां पे बैठे बच्चों को बैठा दिया, उससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आके तो कहां बैठाएंगे, बैठाने की जगह ही नहीं बची। तो यहां पे अगर आपने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया है रिसोर्सेस का, तो उसके बियॉन्ड आप और ज्यादा रिसोर्सेज एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है, यहां पे फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो चुका है। फिर भी आपने लेबर को अपॉइंट करा तो वो प्रोडक्शन में कोई एडिशन नहीं करेगा, बल्कि बातें करके टाइम वेस्ट और करेगा, जिससे दूसरों का प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर जाएगा और आपके कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन गिर जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो थोड़ा ही मिले, एक्स्ट्रा ही मिले, मिलना चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, बट आ तो रहा है। एक और, जैसे मैंने लेबर अपॉइंट करा तो उससे भी फायदा मिला, एक और अपॉइंट करा उससे भी थोड़ा फायदा, एक और अपॉइंट करा उससे भी थोड़ा फायदा मिला। तो मैं तब तक अपॉइंट करता रहूंगा जब तक मेरा फिक्स्ड एसेट फुल टाइम यूटिलाइज नहीं हो जाता। समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं? इससे कहते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के एंड पे, और सबसे बात सोच के तो देखो, इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है, मतलब आपके यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पीक पे पहुंच चुका, हाईएस्ट हो चुका है, तो वही तो बेस्ट होगा ना आपके लिए। यहां तो ये इंक्रीज और होगा ना, क्या समझ रहे हो? तो यहां तो इंक्रीज होगा। कोई भी दुकान पे महंगी चीज भी होती है, सस्ती चीज भी होती है। महंगी चीज आपको प्रॉफिट ज्यादा देगी, मगर सस्ती चीज भी तो थोड़ा प्रॉफिट देगी ना। अब आप किसी शॉप पे गए, फॉर एग्जांपल, भैया चिप्स का पैकेट देना, वो चिप्स के पैकेट में हो सकता है सिर्फ उसे 1 रुपए का फायदा हो रहा हो, पर थोड़ा तो फायदा हो रहा है। नुकसान क्या है? जगह खाली है, दुकान खाली है, तो 1 रुपए भी कमाया तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कोई चॉकलेट बेच रहा है, वो जिसपे उसको बहुत अच्छा फायदा होता है, वो एक बिकी, उसे बहुत अच्छा फायदा हुआ, बट ऐसी भी तो चीजें बिकनी चाहिए जो थोड़ा थोड़ा फायदा करे। तो इसीलिए आपको हमेशा स्टेज 2 में ऑपरेट करना चाहिए। हर बिजनेस स्टेज 2 में ऑपरेट करता है, क्योंकि यहां पे इफेक्टिव एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। यहां पे फायदा ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे पहले इंसान सबसे बड़े कमरे को भरने की कोशिश करे, अपना फायदा सोचेगा। मैं अपने फायदा सोचूंगा सबसे पहले, या दूसरों का पेट भरूंगा? पहले अपना। सबसे पहले इंसान अपना फायदा सोचेगा स्टेज 1 पे, फिर और ज्यादा लेबर को अपॉइंट करता जाएगा, तो दूसरा थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करता है, यहां पे आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे पहुंच जाते हो। ओके, तो विच इज द बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग? बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग कौन सा है? बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग, या बेस्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन? पहले, if in first stage, in stage 1, resources are not fully utilized. Resources are not fully utilized. Resources fully utilized नहीं है। So, with increase in variable factors, fixed factors are giving increasing returns. Increasing returns. तो वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ मिलके फिक्स फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। आप बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करोगे। समझ आया? बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर्स आर यूटिलाइज्ड मोर efficiently. Fixed assets are utilized more efficiently. क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेस्ट से बेस्ट यूज करोगे आप। भाई एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में 10 मशीन है, 5 बहुत अच्छी है, ठीक है, 3 बहुत अच्छी है, 3 ठीक है, और 3 थोड़ा डिस्टर्ब करती है। पहले आप लेबर को लेकर आओगे तो कौन सी मशीन पे रखोगे? बेस्ट से बेस्ट।
बेस्ट से बेस्ट मशीन पे होगा तो ज्यादा, मतलब नई से नई मशीन, नई से नई टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। फिर दूसरा आया और बढ़िया, तीसरा आया और बढ़िया, बट जैसे ही चौथा आया तो मशीन पुरानी है, प्रोडक्शन आएगा बट थोड़ा कम आएगा, उनसे तो कम ही आएगा ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे, तो हम पुराने और बेकार रिसोर्सेज या फिक्स्ड एसेट का वो हिस्सा जो कि सबसे कम एफिशिएंट है वो लास्ट में लेते जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन। तो इसीलिए क्या है, ये ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो पा रही है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है बताओ सर? इन स्टेज 3 में तो सर रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है, रिसोर्सेस क्या हो चुके हैं, फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, और इनफैक्ट एमपी नेगेटिव हो गया। रिसोर्सेस आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड, एंड एमपी इज नेगेटिव। एमपी नेगेटिव हो जाएगा, कोई फर्दर फायदा नहीं मिल रहा, कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई आपको एडिशनल रिसोर्स नहीं मिल पा रहा। समझ आ गया क्या? कुछ नहीं हो पा रहा। तो क्या है, तो बेस्ट स्टेज टू ऑपरेट, बोलो कौन सा है, इज स्टेज 2। सर क्यों बेस्ट स्टेज टू ऑपरेट इज स्टेज 2? बिकॉज ऑफ fuller and efficient utilization of resources, and here TP reaches to maximum, और यहां पे टीपी भी क्या करता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। बताइए कोई डाउट है क्या? डन? फटाफट से लिख लो इसे। बाकी लोग हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग, एक ही बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है, एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर, जैसे जैसे अपन क्या करते जाएंगे, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स विल विथ फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे जैसे अपन ज्यादा से ज्यादा
वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते जाएंगे फिक्स फैक्टर्स के साथ में, eventually a point will come, eventually a point will come where production will decrease or falls। जैसे जैसे अपन क्या करते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अपन क्या करते जाएंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर्स के साथ एम्प्लॉय करते जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा या फिर फॉल कर जाएगा। दैट इज फॉल इन एमपी, कि एमपी क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। दैट इज फॉल इन एमपी। समझ आया? एक सर्टेन लेवल के बाद फॉल इन एमपी हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करने लग जाएगा। ओके ठीक है, डायग्रामेटिकली समझते हैं, वो इसको समझते हैं पहले टेबुलर फॉर्म में। जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर्स तो आपको पता है सेम रहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स 1 2 3 4, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो अपन यहाँ पे 1 2 3 4 अज्यूम नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में ये जो आपने पढ़ा ना, ये जो अभी आपने पूरा का पूरा ये जो पढ़ा है, ठीक है, अब इसके अंदर, इस पूरे लॉ के अंदर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसकी सिर्फ स्टेज 2 जो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वही है स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स या स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग फैक्टर्स या स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें आपको टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। तो क्या है 5 6 7 8 130 150 160 एंड 160, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 5 6 7 8। देखिए तो यहां पे मैंने लिख दिया वेरिएबल फैक्टर 5 6 7 8। कभी भी ध्यान रखना, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है तो आपको पूरा नहीं बनाना, सिर्फ वो सेकंड स्टेज शो करके आनी है, कि उसमें भी सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करके आना है कि ऐसा होगा। तो ऐसा अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलता है जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ में वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोला? जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? यस और नो? ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ पहले तो लिख देते हैं अपन किसको, लो भैया अपने टोटल प्रोडक्ट को। टोटल प्रोडक्ट अपन कितना अज्यूम कर रहे थे, 140 था, फिर 150 हुआ, 130 था, फिर 150 हुआ, फिर 160 हुआ था, और फिर से 160 हो गया था। और मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ था, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ कि ये कितना था, इस मार्जिनल प्रोडक्ट पे कितना आया था अपना, इस पे 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0। आप देख सकते हो इवेंचुअली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ आया क्या? चाहो तो इस पॉइंट को डैश बना दो, चाहो तो इस पॉइंट को डैश बना लो भाई, 20 10 और 0। तो एक ऐसा समय आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यूं, बस मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, एक्स लेबर डैश 0 वाई एमपी, ये फॉल कर रहा है एमपी।
ओके अब इसमें क्या होता है, अगर अचानक से मान लो जैसे आपने कोई मशीन बदल दी या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें मशीन जो थी पुरानी वाली उसमें कुछ बेटर हो गया, आपने मशीन के अंदर एक पार्ट को बदल दिया जिसकी वजह से आपकी पुरानी मशीन अच्छी खासी एफिशिएंट तरीके से काम करने लग गई, तो ये जो एमपी है ये क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल जो रिटर्न्स है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का जो डिक्रीज हो रहा है वो पोस्टपोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, कि कुछ ऐसा हुआ कि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा और बेटर हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके की, मान लो जैसे क्या होता है क्लास के अंदर है ना, सिंगल बेंचेस होती है, अगर आपने देखा हो तो कई क्लासरूम में ऐसे सिंगल बेंचेस होती है, बट वो सिंगल बेंचेस ना ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है। जैसे आप देख सकते हो कि पीछे कुछ अपने पास सिंगल वाली बेंचेस भी रखी हुई है, वो ज्यादा जगह यूटिलाइज करती है, मतलब जहां पे 3 जन तक बैठ सकते हैं वहां पे सिर्फ 2 ही जने बैठ पाते हैं, तो वो ज्यादा जगह यूटिलाइज करती है। इनफैक्ट उस पर पूरी नोटबुक भी नहीं रख पाते। जैसे स्कूल में आपके अगर सिंगल टेबल है अगर आपके पास, ठीक है, एक आपकी बेंच है, ठीक है, और एक बेंच है और एक टेबल है आपके पास, तो वो ज्यादा जगह यूटिलाइज करती है, समझ रहे हो। उस क्लासरूम में अगर आपकी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, वहीं पे अगर अपन बेंचेस को चेंज कर दें और सिंगल वालों की जगह पे रिप्लेस करके अगर अपन जैसे अपने यहाँ पे क्लासरूम के अंदर है, ठीक है, कि एक साथ 2 जन बैठ सकते हैं, 3 जन बैठ सकते हैं, इस तरीके का अगर टेबल बना दे तो आपको नहीं लगता कि आपकी क्लास में और ज्यादा बच्चे आ पाएंगे। सो एक छोटे से चेंज की वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है वो पोस्टपोन हो जाएगा और स्पेस बन जाएगी। तो तब ये क्या हो जाएगा, तब ये जो लॉ है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जो आपका एमपी फॉल कर रहा है, वो फॉल करने से रुक जाएगा थोड़े से टाइम के लिए। समझ आया। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ नए रिसोर्सेस मिल गए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। ओके, समझ आ गया। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।